हेलो दोस्तों, मैं विवेक तिवारी नई दिशाएं के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग का नई दिशाएं यूट्यूब चैनल पे पहला क्लास है। तो पहले क्लास में गलतियों की गुंजाइश रहती ही रहती है। आप लोग अपने सुझाव और अपनी शिकायतों को हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आपके सुझाव और आपकी शिकायतों का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। क्लास पहला है तो मैंने क्वेश्चंस कम ही लिए हैं, फिर भी आप इन क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास करेंगे। आपने पहले से सीख रखा है या नहीं भी पढ़े हैं तो पढ़ने का मौका मिलेगा। एक बार आप ज़रूर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करें। ऐसे क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल के एग्ज़ामों में बन रहे हैं। मैंने पहला वीडियो बनाने का उद्देश्य ये रखा है कि कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाऊँ और इसके बाद से सिलसिला स्टार्ट किया जाएगा। तो उसमें आपको सभी चैप्टर्स की विधिवत रूप से हम पढ़ाएंगे। ऐसे ही आपकी वीडियोज़ वगैरह आएंगी जो अब डेली के रूटीन में शामिल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक सीरीज का मैंने उठाया है। सीरीज आप लोगों ने पढ़ा होगा। सीरीज में नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है कि नीचे दी गई श्रृंखला का कौन सा पद गलत है। आपको इसमें गलत पद निकालना है। सीरीज अगर आपने पढ़ा होगा नंबर सीरीज, तो आपको ध्यान होगा कि नंबर सीरीज में ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें रॉन्ग पैटर्न आपको फाइंड आउट करना होता है, यानी कि गलती कहाँ है वो निकालना होता है। तो ये उसी तरह से क्वेश्चन है आपका। यहाँ आपकी जो सीरीज के ये क्वेश्चंस हैं, इन नंबरों में कौन सा नंबर गलत है ये आपको बताना है, यानी जो गलत है वही आपका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप प्रयास करें, फिर क्वेश्चन के माध्यम से आप मेरे सॉल्यूशन के माध्यम से अपने आंसर को टैली करने की कोशिश करेंगे कि आपने क्या जवाब दिया है, सही है या गलत। देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, ऐसे सीरीज जब भी बनते हैं तो उसमें कई चीज़ों को देखना होता है। जैसे कभी प्लस करके, कभी माइनस, कभी इनटू, कभी डिवाइड, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ तरीके आप इम्प्लीमेंट करके आसानी से इनको ट्रैक कर सकते हैं। वो तरीके क्या हो सकती हैं, जैसे आइए देखते हैं यहाँ ध्यान से। यहाँ देखिए, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, नंबर सीरीज का ऐसा अगर कोई पैटर्न मिले जैसे यहाँ पे मिल रहा है, तो इसमें आपने क्या देखा। अगर आप आसानी से कोई भी देख के ये बता सकता है कि सर संख्याएं यहाँ जो है इंक्रीज हो रही हैं। क्या हो रही हैं? इंक्रीज हो नहीं रही हैं, बढ़ रही हैं। तो ऐसी सीरीज जिसमें संख्याएं बढ़ें वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है जिसमें बहुत कम का अंतर हो रहा हो, जैसे यहाँ पे, और एक हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा का अंतर हो। तो संख्याओं में अगर ज़्यादा का अंतर हो रहा हो, यानी ऐसा लगे कि संख्याएं अचानक से कहीं कहीं बहुत बड़ी हो गई, तो ऐसी सीरीज़ को हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ की कंसीडर करते हैं। और अगर ऐसी सीरीज आपको दिखे जिसमें संख्याएं बढ़ तो रही हैं लेकिन बहुत अधिक नहीं, तो ऐसी सीरीज को हम लोग एडिशन पे बेस्ट करके बना सकते हैं। तो उसको पैटर्न को समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो नंबर्स हैं इनके बीच के डिफरेंस को पहले निकालने का प्रयास करिए, यानी ये इससे कितना ज़्यादा है। तो अगर हम माइनस करके रखें, या फिर ऐसा करते हैं कि मैं स्क्रीन को ब्लैंक कर देता हूँ ताकि समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। आइए अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। एक था 438, 439, फिर था 778, उसके बाद से था 1456, फिर से था 2812, और उसके बाद से था 5624। अगर हम ध्यान दें तो इसमें और इसमें, इन दोनों संख्याओं में अगर मैं अंतर निकालूं तो ये होगा 18, 18 में से 9 गया, ये 9 हो जाएगा, और ये हो गया 6, 3, 339 हो जाएगा। फिर उसी तरह से इन दोनों संख्याओं का मैं अंतर निकालूं तो ये 16, 8, 8 हो गया, ये 7, 6, यानी 6, 7, 8, यानी 678 हो जाएगा। उसी तरह से मैं इसकी और इसके बीच का अंतर निकालूं तो यहाँ जो अंतर दिखेगा वो हमारा हो जाएगा 12, 6, यानी 1356। ठीक उसी तरह से मैं इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालूं तो हमारे अंतर दिखेंगे, ये 4, 2, और ये हो गए 1, 1, ये हो गया 2, 2, 8, 1, 2। फिर से मैं बता देता हूँ, ये हो गया आपका
2812। अब इनके बीच का थोड़ा सा अंतर देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये जो संख्या है इसका दोगुना है। देखो तो 9 2 18, 3 2 7, 3 2 6 और प्लस 1 7, 3 2 6। ये वाली संख्या इस संख्या की दोगुनी है। फिर ये वाली संख्या भी इस संख्या की दोनों ही होनी चाहिए, यानी यहाँ जो संख्या होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, तो 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11, 3 दूना 6, 1 7 और 2 1 2, यानी 2712 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ दिया क्या है 2812। अगर 2812 इसमें प्लस करोगे तो ये वाली संख्या आ तो जाएगी ये वाली, लेकिन ये संख्या 2812 तो होनी नहीं चाहिए, यहाँ होनी चाहिए 2712। यानी अगर 2712 यहाँ रहता तो यहाँ जो बनता वो आंसर होता 5524। यानी हमारा सही जो आंसर वैल्यू यहाँ आता वो होता 5524, ये सही वैल्यू आता। लेकिन यहाँ पे है 5624। इस तरह से हमारा जो गलत पैटर्न है वो गलत पैटर्न हमारा क्या बनेगा 5624। क्या पता चला हमने कि इसका डबल डिफरेंस जो था, यानी इसका डिफरेंस जो था वो दोगुना था, इसका डिफरेंस भी दोगुना, इसका डिफरेंस भी दोगुना, यानी डबल डिफरेंस जो था वो मल्टीप्लाई दोगुना था, लेकिन ये वाला जो था वो वैल्यू 100 ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए यही गलत है और जो गलत है वही सही है। क्लियर है? ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को देखा जाए थोड़ा सा क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में अगर गौर से देखें तो ये डेसिमल्स दिए गए हैं। एक बात याद रखना, जब भी आप सीरीज बना रहे हो और उसमें कहीं भी डेसिमल दिख जाए, 0.5 दिखे या 0.25 दिखे, 0.75 दिखे, ठीक है, ऐसे कहीं भी दिख जाए तो वो आपका डेसिमल सीरीज होता है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस की शुरुआत, मैक्सिमम क्वेश्चनों की शुरुआत मल्टीप्लाई बाई 0.5 से या मल्टीप्लाइड बाई 1.5 से ETC ऐसे पैटर्न पे बेस्ट होती है। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें 0.5 दिखे, आप उसका सबसे पहले 0.5 या 1.5 या ऐसे मल्टीप्लाई करके पहले देख लेना, उसमें कुछ प्लस और माइनस भी कर सकता है, लेकिन आसानी से इसी तरह से बन सकता है। 0.5 या 1.5 से मल्टीप्लाई करके देखने पे आसानी से हो सकता है सॉल्व। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कैसे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ अगर ध्यान से हम लोग देखें तो यहाँ दिया है 12 और ये दिया है 6.8। अगर देखो 12 से 6.8 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, 12 में ना हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 का, तो अगर 12 में 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6, और इसमें अगर हम 0.5 प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 6.5, लेकिन यहाँ दिया है 6.8, तो ये भी हो सकता है कि ये गलत हो, लेकिन अभी हमें ये कहना कि यही गलत ही है, सही बात नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, मैं ब्लैक स्क्रीन करता हूँ ताकि इस क्वेश्चंस को मैं अच्छे से डिटेल करके आपको समझा सकूँ। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से मैं रिमाइंड करके लिख देता हूँ। पहले था 12, फिर था 6.8, फिर था 7.5, फिर था 12.75, 12.75, फिर था 27.5, फिर था आपका 71.25। अब यहाँ पहले में देखो, अगर 12 में अगर आप 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, आप प्लस 0.5 अगर ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 6.5, लेकिन यहाँ 6.5 नहीं, यहाँ 6.8 है। हम एक काम करते हैं, ये 6.5 से आगे भी पैटर्न चेक करने की कोशिश करते हैं। मान लो 6.5 आपने लिया, अब इसमें ज़रूरी नहीं कि यहाँ 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो आगे भी 0.5 से ही मल्टीप्लाई होगा, ये इंक्रीज़ भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। चलो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ 7.5 है। 7.5 तभी हो सकता है जब एक गुना हो, आप प्लस 1 अगर जोड़ दिया जाए तो 6.5 प्लस 1 तो हो जाएगा यहाँ 7.5। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ हमने 0.5 लिया था, यहाँ 1 ले लिया मल्टीप्लाई वाले में, यहाँ भी 0.5 लिया था, यहाँ 1 ले लिया। अब आगे दो कंडीशन बन सकते हैं, यानी आगे जो 7.5 है इसमें जो मल्टीप्लाई हो सकता है वो दूना, इसका दो गुना यानी 2 भी हो सकता है, प्लस भी 2 हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि मल्टीप्लाई इसमें 0.55 बढ़ता रहे, तो ये हमें चेक करने से ही पता चलेगा। तो देखो अगर 2 गुना होता तो 7.5 का 2 गुना कभी भी 12 तो नहीं होता, 12 से ज़्यादा होता, 7 का 2 गुना तो वैसे भी 14 होता है, तो ये 15 से ज़्यादा हो जाता,
यानी कहने का मतलब ये है कि ये 2 गुना तो नहीं है, मल्टीप्लाई जो है वो 1.5 का है। तो मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा अगर, और इसमें जब ये 0.5 बढ़ रहा है तो यहाँ 1.5 प्लस करके भी देखते हैं। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 में 1.5 से, और उसमें हमें 1.5 जोड़ना है, तो 7.5 7 ये आपके हो जाएंगे 7.5 इंटू 1.5 इज 7.5 इंटू 1.5 प्लस 1.5, ये होगा 12.75। 12.75 ये हो गया आपका 12.75। देखो तो यहाँ 12.75 है, यानी हमारा पैटर्न बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। यानी इसके आगे जो पैटर्न होना चाहिए वो 12.75 इंटू, अब देखो यहाँ 1.5 है, इसके जगह पे अब 2 होना चाहिए, अब प्लस होना चाहिए 2। अब देखो 12.75 है, अब इसमें मल्टीप्लाई करना है किसे, 2 से, और फिर प्लस 2 ही करना है, तो आपका कितना होना चाहिए 27.5। 27.5। अब हम देख रहे हैं क्या कि हमें ये पैटर्न लगातार मिल रहा है, अब इसका भी दोगुना करने पे ना यही आएगा, मतलब आगे अब इसमें 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2.5 जोड़ेंगे तो यही मिल रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो पैटर्न सेट हुआ वह किस पे सेट हुआ, 6.5 पे, लेकिन यहाँ दूसरा दिया था 6.8, तो ये दूसरा ही हमारा गलत है, और जो गलत है वही हमारा आंसर होना चाहिए। यानी ये 6.5 जो हमें यहाँ पे दिख रहा था, ये 6.5 या 6.5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 6.8 जो दिख रहा है, सॉरी, यहाँ 6.8 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था 6.5। क्लियर है, ठीक बात है। तो यहाँ आंसर के रूप में क्या ले लेंगे आप, 6.8, यानी 6.8 एक गलत जवाब है, और जो गलत है वही हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अब अगले वाले क्वेश्चन को देखा जाए तो अगला वाला क्वेश्चन इसी तरह से है, लेकिन कुछ नए पैटर्न पे है। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा तो आप इस वीडियो को पॉज कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। मैं फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ आराम से, इसको मैं जूम भी कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से देख लें एक बार। ठीक है, ठीक है। इसमें आपको ट्राई क्या करना है, ये इनके बीच एक खास पैटर्न है, उस खास पैटर्न को फाइंड आउट करना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा, प्रयास करते हैं। तो पैटर्न पता करने के लिए हमें पहले देखते हैं 4, 20, 60, 300, 900, 4500, ऐसे आगे भी है। तो यहाँ देखो एक पैटर्न दिख रहा है हमें, इंटू 5 अगर करें तो 20 हो जाएगा, यहाँ से देखें इंटू 3 करें तो 60 हो जाएगा, इंटू 5 करें तो 30, इंटू 6 इंटू हाँ 3 करें तो 900, फिर इसमें है इंटू 5 और इंटू 3। यानी आपने क्या देखा, यहाँ पैटर्न जो है, यहाँ इस क्वेश्चन में जो पैटर्न आपको दिख रहा है वो पहले वाले में इंटू 5, फिर इंटू 3, फिर इंटू 5 और इंटू 3। पहले वाले का पैटर्न हमें क्लियर हुआ, लेकिन पहले के पैटर्न के क्लियर होने से क्या आंसर आ गया, नहीं, हमें सिर्फ पहला क्लियर किया है। अब दूसरे वाले को भी तो क्लियर करना पड़ेगा। चलिए दूसरे वाले को भी हमने क्लियर करना है, तो एक काम करते हैं, दूसरे वाले के लिए हम एक ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी हमारे लिए। आइए, तो दूसरे वाले पैटर्न में हमारा दिया हुआ था, एक मिनट में फिर बोल रहा हूँ, क्या दिया था 11, और उसके बाद से कोई संख्या नहीं दिया है, एक 24, 75 दिया है, 11 के बाद से 24 और 75 दिया है, तो ये भी बढ़िया चीज़ है। चलो देखते हैं 11 के बाद 24, 75, यहाँ है 11, उसके बाद से डॉट 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 24, 75। अब देखो पैटर्न हमें क्या पता चला था, पहले वाले में पैटर्न पता चला था इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3। अब इसी तरह से ये जो पैटर्न है इसमें हमें n+2वां टर्म ज्ञात करना है, n+2वां, ध्यान से देखना है। अब देखो जैसे 11 है तो 11 में सबसे पहले 5 कर देंगे तो 55 हो गया, तो 11 इंटू 5। अब देखो 55 आया तो 55 में अब हम 3 करेंगे तो 5×3 = 15, 5×3 = 16, 5×3 = 165 हो जाएगा। अब देखो 165 हुआ, तो 165 में चूँकि 5 हुआ 3 हुआ तो अब बनता है 5, तो जब 5 करोगे 165 इंटू 5 तो हो जाएगा 5×5 = 25, 5×6 = 30, 2 32,
825 825। अब आगे बचा 825 825। अब इसमें आगे बचा 825, इसमें 825 में हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो 825 इंटू 3 हो गया आपका 2475। देखो ये हो गया 2475, ये भी हो गया 2475। तो यही ना nवां पद है, nवां पद, nवां पद। लेकिन आपको निकालना है n+2वां पद। यानी कि अब क्या निकालना है आपको, n+2 का मतलब कि n+1 और फिर n प्लस जो आए उसमें फिर +1, तो n+2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो यानी कि 3 तक आप पहुँचे हो। यानी अब जो आपको निकालना है वो 2475 इंटू n+2 यानी कि 3 के बाद फिर 5वां। तो इसमें 5वां पद निकालिएगा, यानी कि 24 इंटू 75 में आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो आपका ये हो जाएगा 24 इंटू 75 इंटू 5 12,375, 12,375 ये हो गया। लेकिन क्या वैल्यू आ गया? नहीं, ये भी n+1वां है। फिर 12,375 जो बचा इसमें 3 करना होगा। तो देखो ये n+1वां हो गया, ये n+2वां हो गया। अब इसका जो वैल्यू आएगा, ये 12 3 36 से हो जाएगा 37,125। यानी ये एग्जैक्ट वैल्यू होगा आपका 37,125, ये वैल्यू हुआ आपका। ठीक है, ठीक बात है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 37,125 ऐसा ऑप्शन जो है आपका वही आंसर हो जाएगा। पता चला कैसे है? यानी सबके वैल्यूज़ में इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 यही पैटर्न हमारा फीड हो रहा था। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगले वाले क्वेश्चंस बहुत आसान से हैं। देखिए तो इसमें ना एजम्पशंस दिए गए हैं। कह रहा है कि निर्देश दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके नीचे 2 पूर्वधारणाएं 1 और 2 दी गई हैं। आपको दिए गए कथन में उसके नीचे दी गई पूर्वधारणाओं पर विचार करने के बाद तय करना है कि कौन सी पूर्वधारणा कथन में अंतर्निहित है। आपको एजम्पशन को बताना है कि कौन सा एजम्पशन इम्प्लिसिट है, कौन सा एजम्पशन इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट मतलब अंतर्निहित है, यानी आप उसको सही कह सकते हैं। सही हम लोग बोलचाल में कह सकते हैं। उसमें आपको एजम्पशन में बताना होता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, अंतर्निहित है या अंतर्निहित नहीं है। चलिए आइए, सबसे पहले ज़रूरी बात होती है कि ये एजम्पशन होता क्या है। बहुत बार ऐसा होगा कि आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे और गलत कर बैठेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ सही है। एजम्पशन का मतलब है कि जो वक्ता है जो स्टेटमेंट को कह रहा है, वो कहने के पहले उसके मन में जो चल रही है वो बात, यानी किसी कथन के जस्ट पहले आने वाली बात। अब इसको और डिटेल से हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम करेंगे, या फिर आपने क्लास में मेरे पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो नई दिशाएं के ऑफलाइन क्लासेस में आपका स्वागत भी है, और ऑनलाइन में भी अब सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो आपको कहीं जाना नहीं है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस कथन को ध्यान से पढ़ना है। कथन में कह रहा है इस पुल को 128 करोड़ की लागत से बनाया गया था, लेकिन नागरिक बस सेवा भी इसका उपयोग नहीं कर रहा है। इसे बिना उपयोग देखकर तरस आती है। एक उपनगर के पूर्व और पश्चिम इलाके को जोड़ने वाले एक फ्लाईओवर पर एक नागरिक का विचार। एक नागरिक है, वो अपना विचार दे रहा है एक पुल पर, यानी एक पुल बनकर तैयार हो गया है, लेकिन वह ऐसे स्थिति में बना है या फिर जो भी हो, ताकि उस पर कोई भी आ जा नहीं रहा है। यहाँ तक कि कोई बस की, सरकारी बस की सेवाएं भी उस बस पुल पे नहीं मिल पा रही हैं। तो एक नागरिक अपना विचार दे रहा है कि 128 करोड़ रुपए तो इसमें लग गए, लेकिन इसका उपयोग सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो हमें सबसे पहले जानना है कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए एजम्पशन यहाँ पे 2 चीज़ें दी गई हैं। पहले एजम्पशन को ध्यान से पढ़िए और रिलेट करिए कि स्टेटमेंट से ये रिलेट कर रहा है कि नहीं। फिर दूसरे एजम्पशन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि ये रिलेट कर रहा है कि नहीं। तो पहला एजम्पशन पढ़ते हैं। देखो पहले एजम्पशन में कह रहा है ऐसे पुलों का निर्माण किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य की सेवा के लिए नहीं करती है। अब एक बात बताओ, कोई पुल बनाता है तो क्या वो इसलिए बनाता है कि वो अकेले घूमेगा, या फिर सबके लिए बनाता है। स्टेटमेंट में बात कही गई है कि लोग उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं,
लेकिन पूल तो सबके उपयोग करने के लिए ही ना बनाया गया है। ये जो बात है कहीं भी स्टेटमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है, ये उसको कंट्राडिक्ट करने का काम कर रहा है, तो पहला एजम्पशन मान्य नहीं होगा। याद रखना है, एजम्पशन बताते समय में इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि एजम्पशन आपका कंट्राडिक्ट न कर रहा हो स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट से रिलेटेड तो हो लेकिन स्टेटमेंट के पहले की बात हो। यहाँ देखो, सार्वजनिक परियोजना पर खर्च किए जाने वाले पैसे की कुछ जवाबदेही और उपयोगिता होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। वो नागरिक इसीलिए कह रहा है कि सार्वजनिक में कितने पैसे खर्च हुए इसकी जवाबदेही अगर होती तो आदमी सवाल उठा सकता था। यानी जो भी पैसे सार्वजनिक मद में खर्च हो रहे हैं, चाहे पुल बनाने में या फिर किसी विद्यालय में या फिर किसी अन्य काम में, उसके लिए किसी न किसी की जवाबदेही होनी चाहिए। इस तरह से हमारा दूसरा एजम्पशन इम्प्लिसिट है, यानी इसके अंदर अंतर्निहित है। तो हमारा आंसर बन जाएगा 2, पूर्वधारणा 2 अंतर्निहित है, आंसर बन जाएगा बी। ठीक है। ऐसे बैंकिंग में जाएंगे तो आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे, एसएससी, रेलवे और बाकी यूपीएससी वगैरह के एग्जाम्स जो भी देंगे आप लोग तो सिर्फ 4 ही ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है, कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब भाई कपड़ा साफ़ करना है तो कपड़ा तो डिटर्जेंट से ही किया जाना चाहिए। यहाँ दिया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ स्टेटमेंट में दिया है कि कपड़े साफ़ करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब एजम्पशन पहला देखो, डिटर्जेंट साबुन का झाग अधिक बनाता है। यहाँ देखिए पहला वाला एजम्पशन जो है वो स्टेटमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है। देखो साबुन से कंपेयर करने की कहाँ बात है, हमें डिटर्जेंट से साफ़ करने की बात कही गई है। तो हो सकता है डिटर्जेंट से चीज़ें अच्छी हो जाती होंगी, कपड़े की गंदगी जल्दी साफ़ होती होगी या चिकनाई हट जाती होगी या ओवरऑल कुछ और भी, लेकिन साबुन की अपेक्षा ज़्यादा झाग देता होगा या फिर कुछ और, ये कंपेयर करने वाली कोई बात नहीं हुई। यानी तो बात तो यही हुई कि स्टेटमेंट दिया कुछ और, हम उसका एजम्पशन लगा रहे हैं कुछ और। तो इस तरह से पहला एजम्पशन हो जाएगा गलत। दूसरे एजम्पशन की ओर बढ़ते हैं, डिटर्जेंट चिकनाई और गंदगी को हटाने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो हम कपड़े की सफाई करते हैं। ठीक है, तो डिटर्जेंट का यूज करने के लिए कहा भी है तो कपड़े की सफाई करने के लिए ही तो बात हो रही होगी, यानी कि इसका भी एजम्पशन भी सटीक बैठता है, सही बैठता है। तो दोनों ही क्वेश्चनों के लिए एजम्पशन आपका बना बी, यानी दूसरा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले स्लाइड की ओर। आप लोगों ने अपना भी आंसर तैयार रखा होगा, आपने बनाया होगा। अगर आपका आंसर मेरे आंसर से बिल्कुल टैली कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ देखिए छठा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन भी एजम्पशन से ही लिया गया है। सॉरी, छठा क्वेश्चन एजम्पशन से लिया गया है, सातवां क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर का है। तो छठा क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। इसमें दिया है, सरकार ने रेलवे दुर्घटनाएं मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्णय लिया है। देखो सरकार मुआवजा दे रही है, तो मुआवजा किस लिए दे रही है? क्या मुआवजे से किसी की जान वापस आ जाती है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुआवजा देने से एक सांत्वना होती है, थोड़ा सा राहत मिलती है चीज़ों को। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमें एजम्पशन सोचना है। जैसे अभी मान लो रसिया ने यूक्रेन पे अपना बम गिराना शुरू कर दिया है, रसिया यूक्रेन के बीच लड़ाई हो रही है, तो बहुत सारे नाटो देश के जो दूसरे कंट्री वाले हैं, नाटो देश के सदस्य हैं, उन्होंने अपनी पेशकश करनी शुरू कर दी है कि कोई पैसा से मदद कर रहा है, कोई बंदूक गोली बारी इस तरह से मदद कर रहा है, धीरे धीरे चीज़ों को वहाँ के लोगों को रिलीफ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से ये क्वेश्चन भी है, सरकार ने रेलवे दुर्घटना में मारे गए लोगों को के परिजनों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्णय किया है। तो भाई उसके पास इतना होना चाहिए ना। अगर आपने कहा है कि मैं आपको पैसे दूंगा, इसका मतलब कि आपके पास ये पैसे होंगे, तभी तो देने के लिए बात कर रहे हैं। चलिए अब पहला देखते हैं, सरकार के पास मुआवजे पर खर्च होने वाले खर्चों की भरपाई करने के लिए पर्याप्त निधि है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो कह रहा है, घोषणा कर रहा है निकट भविष्य में रेलवे दुर्घटना में कमी हो सकती है। अब मुआवजा देने से रेलवे दुर्घटना में कमी कैसे हो जाएगी भाई? मुआवजा देने से बस राहत मिल सकता है। रेलवे दुर्घटना में कमी तो तब आएगी जब आप उसकी कमियों को दूर करेंगे जिसकी वजह से ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो दूसरा एजम्पशन मान्य नहीं हो रहा है, पहला एजम्पशन बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर बनेगा ए, यानी पहला एजम्पशन इम्प्लिसिट है यानी सही है, तो एजम्पशन पहला सही बनेगा। अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि बेहद आसान है, हर व्यक्ति कर सकता है इसको। यहाँ देखिए मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है 23,372, 34,4, 132, 16,5 और वाट की जगह पे क्या होगा आपको बताना है। तो अगर देखें यहाँ पे तो 23 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 69 और 69 में 3 अगर हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 72। यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई और प्लस नीचे वाली संख्या को प्लस,
इसमें भी देखते हैं। तो 32 इंटू 4 करके देखो, 32 इंटू 4, तो ये हो गया 4 दूना 8, 4 तीन बारह 128, और प्लस करेंगे 4 तो 32 132, यानी दोनों में पैटर्न जो है इसका मल्टीप्लाई और फिर इसी संख्या का प्लस, है ना। उसी तरह से ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 16 इंटू 5 80, और 5 जोड़ देंगे 85। ऐसा ऑप्शन नंबर ए। तो पहला ऑप्शन हो गया 85। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। बेहद आसान सा और आपका मशीन इनपुट का क्वेश्चन है। इसको इनपुट आउट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आइए इसको करके देखते हैं, कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखिए मशीन इनपुट का आपका ये क्वेश्चन जो है, इसमें इसको मैं जूम किए देता हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, बड़ा दिखेगा। यहाँ देखिए ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है आपका कि नीचे दिए गए चरण को ध्यान से अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का जवाब दें। तो सबसे पहले ना इसका स्टडी करिए अच्छे से, देखिए क्या क्या कह रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये एक इनपुट दिया है, और इस इनपुट का ये जो है स्टेप 7 इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ दिस इनपुट। स्टेप 7 जो है इस इनपुट का अंतिम स्टेप है। तो हमने सीखा था कि अंतिम स्टेप जो होता है वही आउटपुट होता है। इसका ये आउटपुट है, ये आउटपुट है। तो इस आउटपुट में तो पहले आप पता करो कि क्या पैटर्न है। तो अगर हम गौर से देखें तो यहाँ नंबर्स दिए गए हैं, और उसके बाद ये वर्ड्स दिए गए हैं। तो नंबर को सजाया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और वर्ड को सजाया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये तो समझ में आ गया। नहीं, हमें अगर आउटपुट किसी का लिखना है आउटपुट, तो हम आसानी से अब लिख सकते हैं, तुरंत लिख देंगे इसके अकॉर्डिंग। लेकिन इतना से काम नहीं चलने वाला है। अभी ना हमें स्टेप बाय स्टेप, यानी हर एक चरण से हमें ये जानना होगा कि ये आउटपुट आया कैसे। ठीक बात है। तो सबसे पहले स्टेप में देखो। तो पहले स्टेप में आपका क्वेश्चन का कुछ इस प्रकार से किया है कि शुरुआत में सबसे पहले छोटा नंबर लिया है, सबसे छोटा नंबर देखो ये वाला, है ना। और लास्ट में भी सबसे छोटा वर्ड लिया है, ठीक है। दूसरे में देखो इससे बड़ा, यानी ये सबसे छोटा अंक था, इससे बड़ा जो नंबर है उसको इससे पहले लिया, और इसके बाद वाले को बाद में लिया। फिर इसमें देखो इससे बड़े वाले को पहले लिया और इसके बाद वाले लेटर को पहले बाद में लिया। फिर उसी तरह से आगे भी उसके पहले वाले को पहले और बाद वाले को बाद में, ठीक है। ये पैटर्न है। अच्छा एक काम करते हैं, मैंने आपको हिंट किया, ये हो गया हिंट। आप ना जो भी वीडियो आज देख रहे हैं, आज ना इन सारे सवालों के जवाब, यानी 8 नंबर क्वेश्चन से लेके 12 नंबर क्वेश्चन तक के जवाब आपको देने हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं, या आप अपना इन सवालों का आंसर आप अपने पास तैयार रखेंगे। मैं अगली वीडियो में आपको इन सवालों के जवाब बताता हूँ, डिस्कस करके बताता हूँ। मैं इसको बेसिक तरीके से भी बताता हूँ और आपको ट्रिक से भी बताता हूँ। थोड़ा सा कुछ काम हो जाए आप लोगों के माध्यम से भी, ताकि पता चले कि आप लोग कितने अच्छे से वीडियो को देखे हैं या फिर नहीं भी देखे हैं। तो एक बार ज़रूर प्रयास करें और इसके जवाब दें। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ सबसे पहले। तो ये हो गया आपका निर्देश, और इसके साथ आपका ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में आपको दिख जाएगा। ये देखिए ये है आपका इनपुट अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ देखना है, देखिए ये आपका एक इनपुट दिया है, ठीक है, और इस इनपुट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 8वां क्वेश्चन है, विच स्टेप नंबर इज़ द फॉलोइंग ऑप्शन। यानी आपको क्या बताना है कि ये जो ऑप्शन है ये कौन सा स्टेप का होगा। यानी यहाँ जो दिया गया है ये एक इनपुट का कोई एक स्टेप है, वो स्टेप कौन सा है वो बताना है, ठीक है। आप निकालेंगे जब पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा जो भी स्टेप आपका होगा वो आप लिखेंगे, मैं अगले क्लास में बताऊँगा। विच वर्ड या नंबर कह रहे हैं कौन सा संख्या या शब्द जो है वुड बी द 5th पोजीशन फ्रॉम द राइट इन द स्टेप 5। 5वें चरण में राइट साइड से 5वें पोजीशन पे कौन सा होगा। वह नंबर भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है। अब आप बनाएंगे जब 5वां स्टेप लिखिएगा, आसानी से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स, वर्ड या नंबर, एलिमेंट का मतलब ये दोनों में से कोई भी, आर देयर बिटवीन 5 एंड 32। फिट और 32 के बीच में कितने नंबर हैं एज दे अपेयर इन द लास्ट स्टेप ऑफ द आउटपुट। अब देखो यहाँ आउटपुट जो होता है वही लास्ट स्टेप होता है। तो लास्ट स्टेप में ये फिट और 32 के बीच जितने भी नंबर्स या वर्ड होंगे उनकी संख्या आपको बतानी है, यानी 1 2 3 4 जितना है आपको दे के बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपको करने हैं, ठीक है। यहाँ इधर भी देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आपका
ये 11 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ वाई इन द फोर्थ स्टेप, यानी चौथे चरण में, चौथे स्टेप में, स्टेप 4 जो आप लिखोगे इसमें वाई जो है वो किस पोजीशन पे है। तो ये ऑप्शन से आप बताना कि लेफ्ट से इतने पे है, राइट से उतने पे है, वाई ऑप्शन देख के बताना। हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग इनपुट इनटू आउटपुट। ये कह रहा है कि कितने स्टेप्स की ज़रूरत है ताकि इनपुट का आउटपुट निकल सके। तो आप इन सारे सवालों के जवाब, यानी 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क के रूप में हैं, एक बार आप करके देखें और फिर इन सवालों के जवाब दें। हम अगले क्लास में आपको इससे डील करते हैं। साथ ही साथ बच्चों ध्यान देना है, हमने नई दिशाएं पूरी टीम, एक बेहतरीन टीम जो कि बड़े शहरों में भी पढ़ा चुकी है, उनकी टीम के माध्यम से आपको ऑफलाइन भी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं और ऑनलाइन में भी अब व्यवस्थाएं मिलने वाली हैं बेहतर ढंग से। तो हमारे जो बैचेज हैं वो, उसमें आपका सुबह का एक बैच स्टार्ट हो गया है, सुबह में अभी 7 बजे बैच स्टार्ट हुआ है एक, और आपका डिफेंस का बैच स्टार्ट होने वाला है 11:30 बजे से। जिनको भी एनडीए, एयरफोर्स वगैरह की तैयारी करनी हो आप आ सकते हैं नई दिशाएं के डिफेंस विंग में। सीटेट वालों का, सीटेट का रिजल्ट का इंतज़ार चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस बार हमारे बच्चे 90% से अधिक सीटेट में रिजल्ट लेके आएंगे, यानी हमारे सीटेट के बैच से 90% बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि वो सारे बच्चे उन शिक्षकों से पढ़े हैं जो ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाइड है और जिनको लंबा अनुभव है। तो बस रिजल्ट का इंतज़ार है, रिजल्ट आने दीजिए, चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। इसके बाद से हमने जुलाई बैच के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं, जल्द ही सीटेट का भी बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी कोई भी करीबी हैं उनको इस बात को बताइए। आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर कोई भी वीडियो में कमी दिखी होगी तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि हम इसको और कैसे सुधार सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।